क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो भाई करेक्ट क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम करेक्ट रेट डिटरमाइन कर सके। भाई कस्टम्स टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट ड्यूटी के रेट्स है, सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट्स है। तो अब ये जो फर्स्ट शेड्यूल है कस्टम्स टैरिफ एक्ट का, इसमें 21 सेक्शंस है, 98 चैप्टर्स है, उसके अंदर चैप्टर नोट्स है, हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ये भी समझाना पड़े ना। तो जो भी इंडियन कस्टम्स टैरिफ है वो बेस्ड किस पे है, तो एचएसएन पे। जीएसटी भी एचएसएन कोड पे ही बेस्ड है। यही सेम एचएसएन कोड कस्टम्स भी यूज करता है, जीएसटी भी यूज, मतलब कस्टम्स यूज करता था, जीएसटी ने बांध लिया, जीएसटी ने बांध लिया, कस्टम्स पहले से यूज करता ही था। तो भाई ये जो 8 डिजिट का हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, इसके बेसिस पे गुड्स कौन से एचएसएन में फॉल होते हैं, उसके सामने कौन सा रेट है, उस रेट से हम क्या करते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं। तो हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम ऑफ टैरिफ नॉमेनक्लेचर, जिसको हम जनरली शॉर्ट में बोलते हैं HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है ऑफ नेम्स एंड नंबर्स, जहां पे हर एक नॉर्मल क्रेडिट प्रोडक्ट को एक नाम दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, उस नंबर के सामने जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है उस रेट से ड्यूटी लग जाती है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करता है ना। जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट है उसमें कुछ रूल्स है, इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स नहीं, स्पेसिफिकली 6 रूल है 6 रूल है जिससे हम डिटरमाइन करेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे जो गुड्स है वो कौन से एचएसएन में फॉल होते हैं। देयर आर 6 रूल्स एंड 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, जो नोट्स ये समझाती है कि आपको कैसे कैसे ड्यूटी निकालनी है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स है ना, अगेन नाम में ही गुड, ऐसी नोट्स जो आपको एक्सप्लेन करती है वो 3 है। पढ़ोगे तो बोलोगे है, इतना खुद पढ़ा रहे हो, पढ़ाना पड़ेगा। देखो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तो 6 है, ये रूल्स थोड़े से ढंग के हैं, थोड़े से काम के हैं। रिवीजन करने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। अभी समझा रही हूँ 15-20 मिनट में समझा दूंगी, आप खुद अगली बार रिवाइज करोगे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, मेरी गारंटी। इसलिए अभी ही ध्यान से सुन लो, अभी ही ध्यान से सुन लो, ताकि जीएसटी जैसे कंसाइज हुआ है, जैसे हम रिवाइज कर पा रहे हैं, वैसे हम कस्टम्स में भी एक ग्रिप ला पाए। तो देखो एक तो ये बहुत अटक रहा है 2 लेक्चर से, क्या है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में क्या है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है 6 और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है 3। तो पहले 3 पढ़ लेते हैं, कौन कौन से जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट है। ये नोट क्या समझाती है कि भाई डैश का मतलब क्या होता है। डैश का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि ये है, जैसे ये मैंने आपको एक यहाँ से एक्सट्रैक्ट दिया है, तो यहाँ पे एक डैश है कोकोनट ना, कोकोनट के अंदर 2 डैश है, डेसिकेटेड कोकोनट है, फ्रेश कोकोनट है, ड्राइड कोकोनट है। तो भाई डैश का मतलब क्या हुआ, तो चीजों के जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे, से फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखती हूं, मैंने लिखा सीए, उसके अंदर मैंने लिखा डैश करके कि सीए फाइनल, उसके अंदर मैंने 2 डैश करके लिखा ग्रुप 2, 3 डैश करके मैंने लिखा फाइनली पेपर नंबर 8 IDT, और 4 डैश करके मैंने लिख दिया, उसमें हम पढ़ रहे हैं कस्टम्स। हम कहाँ हैं, हम सीए में, सीए फाइनल में, ग्रुप 2 के पेपर 8 के कस्टम्स में है। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे किसी गुड्स में, भाई कोकोनट फ्रेश हो सकता है, डेसिकेटेड हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, तो आप अंदर अंदर जाते जाओगे तो आपको और बेटर आपको क्लासिफिकेशन मिलता जाएगा कि आपको कौन सा रेट लगाना है। तो जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि भाई डैश का मतलब क्या है। एक क्लासिफिकेशन के अंदर आप सब क्लासिफिकेशन में जाओगे, एक क्लासिफिकेशन के अंदर आप सब क्लासिफिकेशन में जाओगे तो डैशेस बढ़ती जाएगी। तो डैश का मतलब किसी पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर का क्लासिफिकेशन। अब उस हेडिंग के अंदर और सब क्लासिफिकेशन करना है तो 2 डैश, उसके अंदर और सब क्लासिफिकेशन करना है तो 3 डैश 4 डैश। ये जिंदगी में आपको, मुझे नहीं लगता कभी वापस से रिवाइज करने की जरूरत है। क्या इसमें कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, इतना भी नहीं समझ सकते क्या हम सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेटरी नोट और मस्त है, वो ऐसा बोलती है कि भाई इस परसेंटेज का क्या मतलब होता है। यहाँ पे 70% लिखा है, तो परसेंट का क्या मतलब, तो ये ऐसा बता रहे हैं कि भाई परसेंट मतलब उतने परसेंट, कि भाई उस गुड्स की वैल्यू पे आपको इतने परसेंट रेट लगाना है, ऐसा ये परसेंट समझा रहा है। देखो एक्ट है, एक्ट में तो हर एक चीज लिखनी पड़ती है। हमको लगता है कि भाई डैश और परसेंट नहीं समझ सकते क्या, बट वो समझाना पड़ता है। तो पहला रूल क्या बताता है, डैश का मतलब। दूसरा रूल क्या बताता है, परसेंटेज का मतलब, कि भाई ड्यूटी शैल बी इक्वल टू सच परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, जितना परसेंटेज हमने लिखा है। और थर्ड ऐसा लिखा है कि भाई अगर कहीं पे भी प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा केस हो सकता है, क्या हो सकता है, जब सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ड्यूटी दी है, प्रेफरेंशियल दी ही नहीं है, प्रेफरेंशियल एरिया से मंगवाया है हमने लेकिन ड्यूटी ही नहीं है, तो सीधी सी बात है बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगी। मतलब उन गुड्स के केसेस में हम देना ही नहीं चाहते प्रेफरेंशियल रेट। तो ये 3 क्या है, ये 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट है कि भाई कोई भी रूल पढ़ो, कुछ भी करो, ये 3 तो जनरल चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए।
पहला डैश का मतलब क्या होता है, तो भाई किसी हेडिंग के अंदर आप जाओ तो डैश, उसके और अंदर जाओ तो डैश डैश डैश, उसके और अंदर जाओगे तो डैशेस बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया। सीए फाइनल में हम ग्रुप 2 में पेपर नंबर 8 में कस्टम्स पढ़ रहे हैं, वैसे जब आप चालू करोगे तो हो सकता है कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसके एडिबल आइटम्स के अंदर हमारे कोकोनट के अंदर हमारे डेजिकेटेड कोकोनट में, ऐसी चीजें चलती जाती है। तो आपको स्पेसिफिकली आप कौन से गुड्स में डील कर रहे हो वो देखना है और उसका आपको रेट ले लेना है। दूसरा बोलता है परसेंटेज। भाई परसेंटेज क्या स्पेसिफाई करता है, तो आपको गुड्स की वैल्यू पे इतना स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ ड्यूटी लगा देना है, आपको गुड्स की वैल्यू पे इतना स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ ड्यूटी लगा देना है, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि भाई अगर प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल ही नहीं है तो पूछने मत जाओ गवर्नमेंट को कि प्रेफरेंशियल रेट नहीं है तो मैं क्या करूं, चुपचाप स्टैंडर्ड रेट ही लगा दो ना। ये पूरा एक एग्जाम्पल है कि ऊपर जो हमने जनरल नोट्स पढ़े उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे काम होता है। तो यहाँ पे जो हेडिंग होता है, सबसे पहले जो हेडिंग होता है वो 4 डिजिट का होता है। हेडिंग क्या बोल रहा है कि भाई कोकोनट, कैशूनट, फ्रेश, ड्राइड, सब कुछ, शेल्ड है, पील्ड है, सब कुछ इस हेडिंग में आ जाते हैं। हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होता है जो कि 6 डिजिट का होता है, और सब हेडिंग के अंदर अल्टीमेटली हमको मिलता है हमारा फाइनल टेरिफ आइटम। हमारा फाइनल टेरिफ आइटम, से फॉर एग्जांपल मैं ड्राइड कोकोनट मंगवा रही हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं ड्राइड कोकोनट, जिसको हम मारवाड़ी में, हिंदी में गोला बोलते हैं, ड्राइड कोकोनट में मंगवा रही हूँ, तो मुझे अल्टीमेट प्रोडक्ट मेरा ड्राइड कोकोनट है। बट मैं ढूंढने कैसे जाऊंगी, तो मैं कोकोनट का हेडिंग देखूंगी, उसके अंदर मैं इनर सेल में जाऊंगी, बिकॉज ड्राइड में ऊपर का कवर होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनर कोकोनट होता है। उसमें जाके मैंने देखा कि मेरा ड्राइड कोकोनट है, उस पर फाइनली कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। तो आपको हेडिंग में, सब हेडिंग में फाइनली अपना जो टैरिफ आइटम मिलेगा वो 8 डिजिट का होगा। और कुछ भी चालू होने के पहले, कोई भी चैप्टर चालू होने के पहले यहाँ पे चैप्टर नोट्स दी जाती है। चैप्टर नोट्स एक डिस्क्रिप्शन देती है, अपनी लैंग्वेज में बोले तो एक डेफिनेशन देती है कि भाई यहाँ पे अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। तो आप ये डेफिनेशन पढ़ो जो बताएंगे कि हाँ भाई ठीक है, कोई भी फ्रेश फ्रूट्स या वो सब कुछ इसमें आता है, एडिशनल प्रिजर्वेशन, स्टेबलाइजेशन, यानी शॉर्ट में बोलूं तो ये एक डिस्क्रिप्शन है। नीचे कौन से गुड्स की बात हो रही है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो चैप्टर नोट्स में दिया जाता है। नाउ इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में, तो 5 कॉलम होते हैं। जो पहला कॉलम है उसमें हमारा टैरिफ आइटम होता है। 5 कॉलम में, पहले कॉलम में टैरिफ आइटम मतलब वो नंबर दिया होता है, HSN कोड दिया होता है। उसके बाद सेकेंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन की बात होती है, थर्ड कॉलम में यूनिट होता है कि इस पर्टिकुलर चीज को कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है। जैसे कोकोनट है तो उसको हम केजी में मेजर करेंगे, कोई लिक्विड चीज आ रही है तो हो सकता है उसको हम लीटर्स में मेजर करें। तो ये एक यूनिट्स का कैलकुलेशन हो गया कि भाई हम किस यूनिट्स के बेसिस में बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद 2 रेट ऑफ ड्यूटी दी होती है, एक स्टैंडर्ड एक प्रेफरेंशियल। नॉर्मली हमेशा स्टैंडर्ड ड्यूटी अप्लाई करेगी, अगर वो ऊपर जो 4 कंडीशन पड़ी थी वो फुलफिल कर लेते हो तो फिर प्रेफरेंशियल ड्यूटी अप्लाई कर जाएगी। तो 5 कॉलम है, 5 कॉलम है हमारे, कैसे पूरा प्रेजेंट होता है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में। तो 5 कॉलम बनते हैं, पहले कॉलम में टैरिफ आइटम, दूसरे में डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का, तीसरे में यूनिट और चौथे में स्टैंडर्ड रेट, पांचवे में प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, तो यूनिट ऑफ मेजर टू फैसिलिटेट कलेक्शन, कंपैरिजन, एनालिसिस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। कि भाई किसी ने बोला मैंने 10 कोकोनट मंगवाए, तो भाई क्या 10 पीस ऑफ कोकोनट, 10 केजी ऑफ कोकोनट, 10 ग्राम्स ऑफ कोकोनट, क्या मंगवाया, उसको हम कैसे कंपेयर करें। तो हमेशा कस्टम्स में एक स्टैंडर्ड यूनिट दे दिया होता है, जिस यूनिट में आपको उन चीजों को मेजर करना रहता है। मतलब आपने 10 कोकोनट मंगवाए तो एक काम करो, 10 कोकोनट का वजन कर लो कि भाई वो कितने किलो हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना रिपोर्टिंग कर दो। नाउ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, हमारे जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो 3 थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हमको सिर्फ ये 6 रूल पढ़ने हैं एंड हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे आपको बताया कि भाई 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स पढ़ने हैं और 6 रूल पढ़ने हैं। कि हमको करना क्या है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि HSN कोड में अपना गुड्स कहाँ है उसको लोकेट करना है। हम पढ़ क्या रहे हैं, मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हमेशा होता है, हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट इतना बड़ा है, लाखों करोड़ों गुड्स है, उसमें हमारा एक पर्टिकुलर गुड कहाँ पे फॉल होता है, कैसे हम डिटरमाइन करें कि उस पर क्या रेट लगेगा, कौन से HSN कोड में उसको क्लासिफाई करें, हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं। तो भाई उसमें तो कितना समझा देंगे, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट खत्म करेंगे। 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स आप लोग समझ गए। अब देखो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहला रूल तो है जनरल रूल। भाई जनरल रूल क्या बोलता है, चैप्टर का हेडिंग देखो, चैप्टर नोट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कोकोनट है तो चुपचाप कोकोनट के हेडिंग में आओ और देख लो।
तो क्लासिफिकेशन टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ हेडिंग सेक्शन चैप्टर नोट्स, ये जो चैप्टर नोट्स लिखी है, हेडिंग लिखी है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन कर लो। Then, title of section do not have any legal force. Very very important, very very important. हाइलाइटर पेन पेंसिल कुछ भी लेके बैठे हो तो इसको हाईलाइट कर लेना, एमसीक्यू में पूछे जाने की फुल पॉसिबिलिटी रखता है ये जो टाइटल होता है इसका कोई स्टैटिस्टिकल लीगल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। एप्लीकेबिलिटी किसकी होती है? चैप्टर नोट की। चैप्टर नोट में जो चीजें लिखी है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो कौन से गुड्स इंक्लूडेड है उसके बारे में समझा रहा है। टाइटल क्या है? टाइटल तो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करता है कि आप एक बार आके उसको लोकेट कर सको। तो ये जो नोट्स है, हमारे जो नोट्स है वो नोट्स तो लीगल फोर्स रखते हैं, लेकिन जो टाइटल है किसी सेक्शन या चैप्टर का उसका कोई लीगल फोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इजीली चीजों को रेफर कर पाओ, इसीलिए वो टाइटल्स दिए जाते हैं, क्योंकि टाइटल्स अल्टीमेटली शॉर्ट फॉर्म है। हमको जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो लीगल एनफोर्सेबिलिटी रखता है। तो जो चैप्टर नोट्स है जो हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में दिए जाते हैं वो स्टैट्यूट का पार्ट माने जाते हैं, उनकी लीगल अथॉरिटी है, उनको हम क्लासिफिकेशन के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जो टाइटल है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए ही समझना, उसकी बिल्कुल भी लीगल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एंड एक चैप्टर के नोट आप दूसरे चैप्टर में यूज नहीं करोगे, ये सीधी सी बात है। जीएसटी के नोट्स कस्टम्स में यूज करोगे क्या? नहीं। तो नोट्स ऑफ वन सेक्शन चैप्टर, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की, तो इसके नोट्स इसी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे चैप्टर के साथ जाके पंचायत नहीं करनी है। ये हो गया हमारा रूल 1। तो रूल नंबर 1 तो सबसे जनरल रूल है कि भाई कुछ भी दिमाग मत लगाओ, आपके गुड्स का क्या डिस्क्रिप्शन है उसको मैच कर लो किसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन से, उसमें अंदर अंदर जाओ और अपना गुड ढूंढ लो। ये हो गया नॉर्मल रूल 1। ना अगर आप रूल 1 से क्लासिफाई नहीं कर पाते हो तब जाके आप रूल 2 to 6 पे आओगे। देखो जीएसटी में जैसे हमने पढ़ा था, जीएसटी में जब सेक्शन 15 पढ़ाया था तो क्या बोला था? ट्रांजैक्शन वैल्यू मिलती है प्लस 15 2 कर लो माइनस 15 3 कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन उससे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तब आप आगे वाले रूल्स पे आना, उससे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तब आप आगे वाले रूल्स पे आना। तो सिमिलरली यहाँ पे हम वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम रेट की बात कर रहे हैं। तो भाई जनरल रूल से रेट निकाल सकते हो तो रूल 1 से ही निकाल लो, बात खत्म। रूल 1 अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उस केस में फिर आप रूल 2 से लेकर रूल 6 तक अप्लाई करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये वाला चैप्टर। लेकिन एक चीज आपको ये रूल याद रखने पड़ेंगे। हाँ, रूल 2A क्या है, रूल 2B क्या है, स्पेसिफिकली आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। एक पेपर में 4-5 बार रूल 1 से लेकर रूल 6 तक सारे लिख लेना अलोंग विद सब रूल। याद रखने हैं, हाँ याद रखने हैं। बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां पे मैंने आपको बोला है चीजों को याद रखना है। नाउ दिस इज वन ऑफ देम। सेक्शन नंबर याद होना हो, आपको कस्टम्स के क्लासिफिकेशन का रूल अलोंग विद सब रूल याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई रूल 2 सब रूल 2 के हिसाब से, रूल 2A के हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन बताओ। मई 22 में मेरे अटेम्प्ट में आया था रूल 3। रूल 3 में ABC है, इसमें से आई गेस कुछ A या B वाला स्पेसिफिकली रूल पूछा था, रूल नंबर के साथ पूछा था। तो आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं अलोंग विथ रूल नंबर। ज्यादा नहीं है, 6 तो रूल है, जिसमें पहला तो जनरल है और लास्ट 1-2 हमेशा रेसिडरी होते हैं, तो बीच के 2-3 ही तो याद रखने हैं, तो रख लेना। आ जाओ, सबसे पहले रूल 2 क्या बोलता है? आपने क्या किया? इनकम्प्लीट अनफर्निश्ड आर्टिकल्स मंगवाए अनअसेंबल्ड डिसअसेंबल्ड फॉर्म में से। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी मंगवा ली, उसमें सीट नहीं है तो उसको हम गाड़ी ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी पे हो सकता है पॉसिबली रेट ऑफ ड्यूटी ज्यादा है। आपने क्या किया? आपने गाड़ी ही मंगवाई, बट आपने ऐसा किया गाड़ी अलग मंगवा ली, सीट्स आपने बोला हम यही डाल देंगे, और डिपार्टमेंट को बोला कि भाई ये तो गाड़ी नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, डब्बा है, तो इस पे कम रेट ऑफ ड्यूटी लगाओ। तो आप शाणे तो गवर्नमेंट, 1.5 शाणी। अगर आपने गुड्स को इनकम्प्लीट पूरा कैल्सी मंगवा लिया, सिर्फ इसमें सेल नहीं डलवाया, तो मैं बोलूंगी बिना सेल का कैल्सी क्या काम का? तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड आर्टिकल्स मंगवाते हो या अनअसेंबल्ड डिसअसेंबल्ड फॉर्म में मंगवाते हो कि भाई सीट अलग मंगवा ली, गाड़ी अलग मंगवा ली, तो डिपार्टमेंट तो उसको मेन आर्टिकल, जिस आर्टिकल का एसेंशियल कैरेक्टर है, उसी आर्टिकल में पूरे के पूरे गुड्स को क्लासिफाई कर देगी। मतलब हर एक चीज कार वाले HSN कोड में ही चली जाएगी और उसका जो रेट ऑफ ड्यूटी है वही रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। सो कार विदाउट सीट्स क्लासिफाई हम एज कार ही करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स से बेटर क्लैरिटी आएगी। यहाँ के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, पिंक में इसलिए ही हाईलाइट किए हैं। एग्जाम्पल से एक बार में समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाहते हैं। या तो फिर मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है कुछ मटीरियल सब्सटेंसेस का। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेचुरल रबर मंगवाया जिसमें कुछ मिक्स ऑफ सिंथेटिक रबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नेचुरल रबर में ही क्लासिफाई कर दो और वैसे ही पूरा ड्यूटी लगा दो। या तो फिर कॉफी इंक्लूड्स कॉफी मिक्स्ड विद चिकोरी। ये चिकोरी अब अमीर लोग कॉफी मिला के पीते हैं, ठीक है, खाते हैं, आई डोंट नो, मैंने भी सर्च किया था,
तो ऐसा ही कुछ आया था कि भाई कॉफी में चिकोरी मिला के खाया जाता है या पिया जाता है, जो भी है। अपन अपन ये सब नहीं करते, बॉर्नवीटा वाली हूं मैं तो आज भी। चलो, सो मिक्सचर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस क्लासिफाई अंडर द मेन आर्टिकल हेडिंग। तो जो भी मेन आर्टिकल है, भाई नेचुरल रबर में छोटा मोटा सिंथेटिक मिक्स कर भी दिया, कॉफी में थोड़ी बहुत चिकोरी मिक्स कर भी दी, तो कोई टेंशन नहीं, मेन आर्टिकल क्या है उसमें क्लासिफाई कर दो ना। अगर ये करने से भी आपको दो हेडिंग लगती है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जितनी कॉफी उतनी ही चिकोरी है, ऐसे हम नहीं मिक्स कर सकते। रूल 3 अगर 2 और मोर हेडिंग में क्लासिफाई हो जाता है तो फिर आप आ जाओ रूल 3 पे। जब ऐसा क्लासिफाई करने से भी, रूल 2 से आपने कोशिश की क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो दो हेडिंग में फॉल हो रहे हैं, देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इनकम्प्लीट अनफर्निश्ड है, तो हम समझ गए कि भाई उसको मेन आर्टिकल में ही क्लासिफाई करना है। लेकिन यहाँ पे दो चीजों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे कि कौन सी चीज मेन है, हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे कि कौन सी चीज मेन है मिक्सचर में, तो हम क्या करेंगे, फिर हम रूल 3 पे आएंगे। और रूल 3 कब आता है, जब गुड्स हमारे 2 या मोर ऑफ हेडिंग्स में इंक्लूड हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार इस चीज को इसमें इसमें दोनों में इक्वली क्लासिफाई किया जा सकता है, तब आप आओ रूल 3 में। रूल 3 क्या बात करता है, रूल 3 ए बोलता है स्पेसिफिक ओवर जनरल। स्पेसिफिक ओवर जनरल, से फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक शेवर है, इलेक्ट्रिक शेवर है, अब दो हेडिंग अवेलेबल है, आप ऐसे देखने जाओ तो इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस में भी क्लासिफाई हो सकता है, प्लस शेवर्स क्लिपर्स विद मोटर्स में भी क्लासिफाई हो सकता है। ज्यादा जनरल क्या है, क्या ज्यादा करीब है इसके, तो शेवर्स क्लिपर्स विद मोटर्स ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ो, चैप्टर के अंदर जो डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं क्लासिफाई अंडर द हेडिंग जिसका स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ज्यादा मैच होता है, मतलब स्पेसिफिक ओवर जनरल प्रिवेल कर जाएगा। या तो फिर आप देखो एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। अब ये एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन मिक्सचर्स कंपोजिट्स गुड्स आइटम्स इन सेट इक्वली स्पेसिफिक है। से फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर के बिना लैपटॉप भी कुछ काम का नहीं है, और लैपटॉप बिना सॉफ्टवेयर का क्या करना है, मतलब दोनों ही चीज इक्वली क्लासिफिक है, मैं इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल सकती क्या स्पेसिफिक है और क्या जनरल है। तो उस केस में एसेंशियल कैरेक्टर क्या है, अगर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर लोड होके आता है, अगर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर लोड होके आता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो लैपटॉप है उसका एक प्रिंसिपल एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई सॉफ्टवेयर बनाया ही लैपटॉप के लिए गया है। या तो फिर पेंसिल्स आती है, ऐसी पेंसिल्स जिसके पीछे इरेजर अटैच्ड होते हैं, तो भाई इरेजर में अकेला भी यूज कर सकती हूँ इरेज करने के लिए, उसका खुद का अपना कैरेक्टर है, पेंसिल में लिखने के लिए यूज कर सकती हूँ, बट नॉर्मली इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो इरेजर। शकला का बूम बूम देखते थे, पेंसिल मेन थी ना, पेंसिल से सब कुछ ड्रॉ होता था, उसके पीछे भले ही कुछ लगा हुआ था। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लोडेड इन अ लैपटॉप क्लासिफाई हम एज लैपटॉप ही कर देंगे। फिर लीड पेंसिल है जिसमें इरेजर भी है तो उसको हम पेंसिल ही क्लासिफाई कर देंगे। एसेंशियल कैरेक्टर देखो, एसेंशियल कैरेक्टर देख लो किस चीज का है, स्पेसिफिक जनरल नहीं बता सकते क्योंकि पेंसिल भी काम की है, इरेजर भी काम का है, कोई बात नहीं, एसेंशियल कैरेक्टर किस चीज का है, पेंसिल का, तो वो यूज कर लेंगे। बट ये करने से भी नहीं हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल ये महिंद्रा एम्पीरियो गाड़ी अगर देखी हो तो उसमें क्या है, आगे से तो गाड़ी जैसी है और पीछे से लोडिंग जैसा है, आगे से पूरा सेम गाड़ी जैसा है और पीछे उसके वो लोडिंग डब्बा लगा दिया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी माने या गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी माने, क्योंकि दोनों में इक्वली क्लासिफाइबल है। भाई ऐसे जनरल स्पेसिफिक नहीं कर सकते, उसमें पैसेंजर्स भी घूमते हैं और उसमें गुड्स भी लेके जा सकते हैं। एसेंशियल कैरेक्टर दोनों का है, उसमें पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे हम, लेटर द बेटर रूल लगाएंगे। मतलब क्या, एचएसएन कोड के हिसाब से बाद में कौन सा कोड आता है, से फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ी है, उसका कोड एग्जाम्पल ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 डिजिट का कोड हो गया, ठीक है। लेकिन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 8 है, तो बाद में कौन सा आता है वो ले लो। इसका क्या लॉजिक होगा मैम, जो कोड बाद में आता है ना उसका रेट ऑफ ड्यूटी ज्यादा होता है। ये ना ऐसे इसको क्लासिफाई करते हैं कि भाई किसी चैप्टर में जिसका सबसे कम रेट ऑफ ड्यूटी है उसको पहले का कोड दिया जाता है, और फिर जैसे जैसे कोड आगे बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ ड्यूटी भी बढ़ता जाता है। तो अगर अल्टीमेटली आप रूल 3A 3B दोनों ही नहीं लगा पा रहे हो, सब कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ भी स्पेसिफिक कुछ भी जनरल नहीं है, तो उस केस में लेटर द बेटर आप देखोगे कि भाई बाद में कौन सा एचएसएन कोड आता है, वो आप अप्लाई कर दोगे। आई गेस May 22 में ये 3B या 3C में से ही कुछ पूछा गया था एंड सब रूल के साथ लिख के आई थी, आपको भी सब रूल के साथ ही लिख के आना है, उसके मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद रूल 4 तो अकीन रूल है। रूल 4 क्या बोलता है कि भाई अबव रूल्स यूज ही नहीं कर पा रहे,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कोई गुड्स है नहीं, तो सिमिलर हेडिंग वाले गुड्स ले लो। मतलब पूरे के पूरे एचएसएन कोड में, पूरे के पूरे एचएसएन कोड में कहीं पे भी गाड़ी के शेड्स पे जो प्लास्टिक फिल्म्स लगाते हैं उसका कुछ दिया ही नहीं है। ऐसे नए टाइप के गुड्स है जिनका कहीं पे भी क्लासिफिकेशन नहीं है, तो भाई उसके जैसे कौन से गुड्स अवेलेबल है, प्लास्टिक शटर बिल्डर वेयर, ठीक है, उसके जैसे ही हुआ ये, तो वहां पे उसको क्लासिफाई कर दो। तो रूल फॉर अकीन रूल है, अकीन मतलब सिमिलर, अप्लाई कर दो। जब अबाउ रूल्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, वैसे गुड्स का एचएसएन दिया ही नहीं है स्पेसिफिकली, तो उसके जैसे गुड्स का एचएसएन तो होगा ना, तो वो आप यूज कर लो अंडर रूल 4। उसके जैसा, वो नहीं तो उसके जैसी ही कोई सही, वो नहीं तो उसके जैसी ही कोई सही, तो आप क्या करोगे, अकीन रूल लगा लोगे। उसके बाद रूल 5 क्या है, रूल 5 है पैकिंग केसेस और कंटेनर्स के लिए, कि भाई जो पैकिंग केसेस कंटेनर्स आते हैं क्या उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है। तो देखो, अगर कोई स्पेसिफिकली केस बना है, कोई स्पेसिफिक केस बना है, जैसे कि कैमरा है तो कैमरा के शेप का उसका केस बनता है, गन होती है तो गन के शेप का उसका केस होता है, म्यूजिकल गिटार वगैरह है तो गिटार के शेप का उसका केस बनाना पड़ता है जिसमें हम उस चीज को रखते हैं। सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज है तो आर्टिकल के साथ ही आया है ना, तो ठीक है, उस आर्टिकल के साथ ही उसको क्लासिफाई कर दो और उस आर्टिकल पे जो रेट लगता है वही इन पे भी लग जाएगा, वही इन पैकिंग केसेस पे भी लग जाएगा। भाई कैमरा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गन है, ड्राइंग है, नेकलेस है, जिसको स्पेसिफिकली यह चीजें उसमें फिट हो सके, उसी टाइप का हमने उसका क्या बनाया है, पैकिंग बनाया है। तो उस पैकिंग का जो वैल्यू है वो भी आप मेन गुड्स के साथ कर दो और सेम रेट ऑफ ड्यूटी लगा दो। लेकिन पैकिंग मटेरियल कंटेनर्स ऑफ अ काइंड नॉर्मली यूज्ड प्रेजेंटेड विद द गुड्स, भाई नॉर्मल कोई कार्टून वगैरह है, नॉर्मल चीजें हैं जो उन गुड्स के साथ आती ही है, तो उसको भी आप क्या करोगे, उन गुड्स के साथ ही क्लासिफाई कर दोगे। गुड्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है, उस गुड्स के अलावा कहीं यूज नहीं होगा, लॉन्ग टर्म यूज में काम आएगा। या तो फिर नॉर्मल कार्टून्स वगैरह है जिसमें नॉर्मली वो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, आते हैं, दोनों को ही आप क्या करोगे, मेन गुड्स के साथ क्लासिफाई कर दोगे। लेकिन ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कब, जब कंटेनर के खुद के पास अपना एसेंशियल कैरेक्टर है। से फॉर एग्जाम्पल गन रखने के लिए गन के शेप का केस तो बनाया, बट वो गन का शेप, वो केस पूरा का पूरा डायमंड का है, पूरा का पूरा डायमंड का केस है, भाई मतलब उस केस की खुद की इंडिविजुअलिटी है, उस केस को हम डायमंड का केस बोल के भी बेच सकते हैं। तो कंटेनर का खुद का एसेंशियल कैरेक्टर आ चुका है, मतलब ज्वेलरी बॉक्स बनाया लेकिन ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर डायमंड स्टडेड है, ऐसा कोई केस है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर उसको मेन गुड्स के साथ क्लासिफाई ना करते हुए मेन गुड्स को अलग रखेंगे और इसको अलग रखेंगे। देन ड्यूरेबल कंटेनर्स है जो बार बार हम एज कंटेनर ही यूज करने वाले हैं, जैसे गैस का सिलेंडर है, गैस मैंने इंपोर्ट किया, सिलेंडर में भर के आया, ठीक है, अब सिलेंडर गैस खाली हो जाएगा तो सिलेंडर तो रिपीटेडली यूज होगा ना, तो फिर गैस पे अलग रेट ऑफ ड्यूटी और सिलेंडर पे जो उसका एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी है। तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली जो पैकिंग है उसको आप मेन गुड्स के साथ ही क्लासिफाई कर दोगे, लेकिन मेन गुड्स के साथ क्लासिफाई नहीं करोगे कब, जब उस कंटेनर का खुद का एसेंशियल कैरेक्टर है, या तो फिर कंटेनर ड्यूरेबल है कि उसको आप अलग से रिपीटेडली बार बार यूज कर सकते हो। लास्ट रूल बाकी है, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सब हेडिंग। हे रूल 6 मस्ती। रूल 6 क्या बोलता है कि भाई हेडिंग, एक बार हेडिंग डिसाइड करने के लिए रूल 1 to 5 लगाया, अब उस हेडिंग में अंदर अंदर भी तो और सब हेडिंग्स है, ऐसे ऐसे डैश डैश डैश, तो भाई सब हेडिंग कैसे डिटरमाइन करना है, तो वो भी आप रूल 1 to 5 ही सिमिलरली म्यूटेंडिस लगाते जाओ कि भाई सब हेडिंग में भी ऐसा हो सकता है कि 2 सब हेडिंग क्लैश हो रही है, तो कोई बात नहीं, रूल 2 रूल 3 से जैसे हेडिंग डिसाइड करते हो वैसे सब हेडिंग डिसाइड कर लो। रूल 6 के बाजू में लिख दो मस्ती, रूल 6 के बाजू में लिख दो मस्ती, भाई 1 to 5 मस्ती था तो रूल 6 तो ग्रैंड मस्ती है, उसके जैसा ही काम करना है। नाउ एक ये मार्केट ट्रेड बैलेंस थ्योरी क्या बोलती है, अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट में डिफाइंड नहीं है, अगर कोई प्रोडक्ट है जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको क्लासिफाई करो। से फॉर एग्जांपल सॉफ्टी है, ये एक एक्चुअल केस लॉ है, ये एक एक्चुअल केस लॉ है कि कंपनी ने, आई थिंक मैकडी का ही केस लॉ है शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट उसका मीनिंग ये है कि जब सॉफ्टीज आई थी तो उन्होंने क्या किया, सॉफ्टी को डेयरी प्रोडक्ट में क्लासिफाई कर दिया, सॉफ्टी को डेयरी प्रोडक्ट में क्लासिफाई कर दिया, क्यों, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट का रेट ऑफ ड्यूटी कम था। बट सॉफ्टी डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मली हम सॉफ्टी को आइसक्रीम की तरह ही देखते हैं, आइसक्रीम की तरह ही समझते हैं, सॉफ्टी एक नई चीज थी, तो सीधी सी बात है एचएसएन कोड में सॉफ्टी का रेट ऑफ ड्यूटी नहीं लिखा हुआ था, बट हम एज कंज्यूमर्स, एज डीलर्स, एज ट्रेडर्स उसको क्या समझते हैं, एक तरह से आइसक्रीम समझते हैं, ना कि डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सॉफ्टी को आपको किस में क्लासिफाई करना पड़ेगा, आइसक्रीम में, ना कि डेयरी प्रोडक्ट में। तो मार्केट बैलेंस थ्योरी, ट्रेड बैलेंस थ्योरी क्या बोलती है, अगर कोई चीज ऐसी है जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है तो ज्यादा होशियारी मत करो, ऐसी चीज में मत क्लासिफाई करो जहां पे कम रेट लगता है, ऐसी चीज में क्लासिफाई करो जिसको नॉर्मली कंज्यूमर्स, डीलर्स उसको जिसके जैसा समझते हैं। तो सॉफ्टी को हम आइसक्रीम मानेंगे, ना कि डेयरी प्रोडक्ट।
नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ये पता नहीं क्यों किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। नवंबर 22 में भी मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट इंपोर्ट। देखो प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या बोलता है, फिर से अटक गया, अरे यार एक सेकेंड। हाँ, प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या बोलता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट इंपोर्ट होता क्या है, 2 मिनट में समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट इंपोर्ट आर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, apparatus etc. required for initial setup of a unit or substantial expansion. कुछ नोटिफाइड प्रोजेक्ट्स जैसे कि इरिगेशन, माइनिंग, पावर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ऑयल मिनरल एक्सप्लोरेशन, जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन प्रोजेक्ट्स को नोटिफाई कर रखा है, उन प्रोजेक्ट्स को या तो सेटअप करने के लिए या तो फिर एग्जिस्टिंग है बट 25% से ज्यादा एक्सपेंशन करने के लिए। ध्यान से सुनना, प्रोजेक्ट इंपोर्ट एग्जाम के एक दिन पहले कंफ्यूजन होगा, बिकॉज छोटू सा पॉइंट साइड में दे दिया है, बार बार रिविजन में आएगा नहीं, कंफ्यूजन आएगा। अब भी एकदम ध्यान से 100% फोकस इधर। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स को नोटिफाई करके रखा है, एग्जाम्पल हमने देखा भाई इरिगेशन, माइनिंग, पावर प्रोजेक्ट्स। इनको अगर आप इनिशियली सेटअप करते हो या तो फिर एग्जिस्टिंग है बट सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करते हो, अब सब्सटैंशियल किसको बोलते हैं, तो मोर देन इक्वल टू 25% एक्सपेंशन करते हो, तो सीधी सी बात है आपको बहुत सारे तरह की मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस वगैरह लगेंगे, तो इतनी सारी चीजें आप इंपोर्ट करोगे, अलग अलग सबका असेसमेंट करोगे, अलग अलग ड्यूटी लगाओगे, कितना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला कोई टेंशन नहीं, अगर आपने यार ये पेंसिल अगर आपने नोटिफाइड प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस कुछ भी मंगवाया है, सबको हेडिंग नंबर 89801, एक कंसोलिडेटेड रेट, हर एक चीज को बिना कुछ सोचे समझे हेडिंग नंबर 9801 में एक ही कंसोलिडेटेड रेट से सब पे ड्यूटी भर दो। वाह, आपको कुछ असेसमेंट करना ही नहीं है, एक्सेशन कोड ढूंढना ही नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट में आ जाते हो, नोटिफाइड पर्सन हो, नोटिफाइड प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट्स कर रहे हो, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस वगैरह वाली चीजें, कुछ मत देखो, हेडिंग 9801 में एक कंसोलिडेटेड रेट दिया है, वही कंसोलिडेटेड रेट आप सब पे लगा दो ना। हर एक एलिजिबल आइटम, कौन कौन से एलिजिबल आइटम्स है, तो भाई मशीनरी, अप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस, कंपोनेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, स्पेयर पार्ट्स मंगवा रहे हो, मतलब आप कंज्यूमेबल चीजें मंगवा रहे हो, वो आप 9801 में क्लासिफाई नहीं करोगे। ऐसे देखने जाओ तो सिर्फ मशीनरीज की बात हो रही है, मशीन है, अप्लायंसेस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसी चीजें अगर आप मंगवाते हो तो 9801 में आ जाएगी। लेकिन अगर आप मंगवा रहे हो स्पेयर पार्ट, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो अप टू टोटल क्या इंपोर्ट किया है उसका 10% तक आप इस 9801 रेट में ला सकते हो। सो स्पेयर पार्ट, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स अप टू 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स में आप इंपोर्ट कर सकते हो। उससे ज्यादा होगा तो फिर उसको आपको अलग से रिस्पेक्टिव हेडिंग्स में क्लासिफाई करके और ड्यूटी भरना पड़ेगा। लेकिन मशीनरी, अप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मंगवा रहे हो तो बिना कुछ सोचे समझे नोटिफाइड हो तो सब कुछ 9801 में डाल दो। लेकिन अगर आप स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स मंगवा रहे हो तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड क्या है, उसका 10% तक चलेगा 9801 प्रोजेक्ट इंपोर्ट में। उससे ज्यादा होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा। अब एक चीज है, अब एक डाउट है कि भाई मैंने ऐसे कोई गुड्स मंगवाए जो कि नॉर्मली एग्जेम्प्ट है, मतलब अगर मैं उन गुड्स को अलग से मंगवाती हूं तो उस पे कस्टम्स ड्यूटी लगता ही नहीं है ना, सिंस प्रोजेक्ट इंपोर्ट का पार्ट है और मंगवाया है, तो क्या ऐसे एग्जेम्प्टेड गुड्स पे भी 9801 वाला रेट लगेगा? द आंसर इज नो। अगर किसी इंडिविजुअल गुड्स पे कोई इंडिविजुअल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उस पे फिर आपको ड्यूटी नहीं भरनी है। कोई इंडिविजुअल मशीन आपने मंगवाई जो एनीवेज एक्चुअली एग्जेम्प्ट है लेकिन प्रोजेक्ट इंपोर्ट का पार्ट हो गई 9801 में, तो क्या 9801 की रेट से कंसोलिडेटेड टैक्स भरना पड़ेगा? द आंसर इज नो। इंडिविजुअल एग्जेम्पशन अप्लाई करेंगे, उसके अलावा जो भी मशीन, इंस्ट्रूमेंट वगैरह मंगवा रहे हो सब पे 9801 का रेट लगा दो। कब लगाओगे? जब आप नोटिफाइड प्रोजेक्ट्स या तो सेटअप कर रहे हो या सब्सटैंशियल एक्सपेंशन कर रहे हो। सब्सटैंशियल एक्सपेंशन किसको बोलेंगे? जब मोर देन 25% एग्जिस्टिंग से ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है।